हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, दिस साइड सीएम अनु खंडेलवाल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन 16 के स्टडी मैथ्स के क्वेश्चंस। ठीक है, एक साथ मिलके करेंगे इसको। ठीक है। और ये टेस्ट ऑफ नॉलेज वाले जो क्वेश्चंस है वो ही करेंगे हम। ठीक है। सो गाइस, लेट्स बिगिन दिस। आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है। सो 1 सेकेंड। आई थिंक हम पहले से बेटर विजिबल होगा आपको। ठीक है। सो 1 सेकेंड, लेट मी शो यू गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। ये हमारी सेटिंग रहती है। तो प्लीज एडवाइस एबीसी लिमिटेड ऑन कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज इन अकॉर्डेंस विद इंडिया 16। ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें इसमें एडिशंस करने हैं, मतलब टोटल मिला के हम लोग को कॉस्ट निकालनी है जो कि इंडिया 16 के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज होनी चाहिए, पीपी की कॉस्ट। ठीक है, इन शॉर्ट। तो एबीसी इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इज प्रोडक्शन फैसिलिटी। ठीक है, इट इज इनकर दीज कॉस्ट। नई प्लांट इनकर कर रहा है। तो पीपी की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने इंडिया 16 में, ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि आपका जो भी ज़रूरी है, ठीक है, प्लांट को, आपकी पीपी को, ठीक है, लोकेशन तक लाने के लिए, ठीक है, और यूज़ करने के लिए एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। तो वहाँ तक का जो भी खर्चा है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट एज पर सप्लाई इनवॉइस प्लस टैक्सेस आ जाएंगे 25 लाख रुपए। इनिशियल डिलीवरी करेक्ट करते जाते हैं जो जो ऐड होने हैं बेसिकली। ठीक है, एक तो ये ऐड हो जाएगा। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ये भी ऐड हो जाएगा। अनलोडिंग लोडिंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, ये भी हो जाएगा। कंसल्टेशन यूज फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लांट, ये भी हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज पेड टू द सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, आप कैसे भी पेमेंट करो उससे हमें क्या मतलब है ना। तो ये नहीं होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 years, ये हो जाएगा। ऑपरेटिंग लॉसेज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो सिर्फ हमारे टिक वाले हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम इस सबका टोटल कर देंगे गाइस, जब हम सबका टोटल कर देंगे, आप एक बार कैलकुलेटर ले लो। ठीक है, 1 मिनट कैलकुलेटर ले लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं 25 + 2 27 + 6 33 +7, ठीक है, और +3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा गाइस, 25 + 2 27, 27 + 6 33, 33 + 7 40, 40 40 और 43। तो आपका कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 43 lakhs। ठीक है, तो यही आपकी इतनी कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हम लोग आंसर पढ़ लेते हैं इसका। एक मिनट, नीचे आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर ये रहा गाइस। एज पर इंडिया 16 दीज कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज, कॉस्ट ऑफ प्लांट, इनिशियल डिलीवरी और कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, सब इंक्लूड करके 43 lakhs आ रहा है। इन्होंने नोट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज पेड ऑन डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स टू द सप्लायर ऑफ प्लांट नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर 2 lakhs एंड ऑपरेट लॉसेस फ्रॉम कमर्शियल प्रोडक्शन अमाउंटिंग टू 12 lakh आर नॉट रिगार्डेड एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, हेंस कैन नॉट बी कैपिटलाइज। इट शुड बी रिटर्न ऑफ टू पीएनएल, मतलब एक्सपेंस ऑफ कर देंगे हम पीएनएल अकाउंट में। जो 2 लाख की है उसको तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस मानेंगे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपेंस ऑफ कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। और जो हमारा ऑपरेटिंग लॉस है तो वो तो आ ही रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। ठीक है, एज इन द पीरियड दे आर इनकर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, प्लीज पास द जर्नल एंट्रीज विद रिगार्ड टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कंपनी है वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है। तो क्या लिखा है, ए लिमिटेड हैज एन आइटम ऑफ पीपी इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 1 lakh एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अमाउंट टू 55,000, द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय रेफरेंस टू ट्रांजेक्शन सिमिलरिटीज असेस्ड टू बी 65,000। तो गाइस सबसे पहले तो हम उसको क्या करेंगे, पीपी को नेट कैरिंग अमाउंट में लेकर आएंगे, नेट कैरिंग अमाउंट में लेकर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख माइनस 55,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45,000। अब ये क्या है, फेयर वैल्यू हमने जब एसेस की बैलेंस शीट डेट पे, तो हमारी 65,000 निकल गई। तो 20,000 से बढ़ गई, 20,000 से बढ़ गई, है ना। तो 20,000 से अगर बढ़ गई है तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे उस टाइम पे। तो 1 मिनट मैं आपको शेयर कर देती हूँ। 20,000 से बढ़ गई है तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, हम यहीं पे लिख देते हैं गाइस।
कोई नहीं, ठीक है, तो हम यहीं पे कर लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, हम यहीं पे कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, हमारा रिवॉल्यूशन रिजर्व आ गया। ठीक है, इसको हम लोग नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे क्या आएगा, हम लोगों का रिवॉल्यूशन रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, हम अपनी पीपी बढ़ा रहे हैं, हम अपनी पीपी बढ़ा रहे हैं। तो पीपी बढ़ाने की क्या होगी, एसेट्स डेबिट हो जाएगी, है ना। पीपी बढ़ाने की क्या होगी, आपकी एसेट्स डेबिट हो जाएगी। तो पीपी डेबिट हो जाएगी कितने से, 20,000 से। लेकिन क्योंकि हम इसे पहले नेट करेंगे तो हम लोग 2 एंट्री होंगी एक्चुअली इसमें गाइस, है ना, 2 एंट्री होंगी। सबसे पहली जो एंट्री होगी वो कौन सी होगी आपकी, सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी आपकी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नेट करेंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम लोग, कि हमेशा क्रेडिट रहता है, इसको क्या कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट कर देंगे और पीपी को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पीपी को क्रेडिट कर देंगे 55,000 अमाउंट से, 55,000 अमाउंट से। ठीक है, कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब हमने ये वाली एंट्री पास कर दी तो हम एक और एंट्री पास करेंगे हम। ठीक है, ये 45,000 इसकी नेट करेंग अमाउंट हो गई। अब 45,000 65,000 करनी है हमें, तो पीपी बढ़ानी पड़ेगी, पीपी बढ़ानी पड़ेगी। तो पीपी को हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, और आपका 2 क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। और वो कहाँ ले जाएंगे हम लोग, ओसीआई में। वो कहाँ ले जाएंगे हम, ओसीआई में, क्योंकि वो अनलास्टिक गेन तो ओसीआई में ले जाएंगे। ठीक है, तो यही एंट्री होगी। एक बार फिर भी देख लेते हैं। हाँ, और दूसरी बात, इस पर जो डिप्रिशिएशन की कैलकुलेशन होगी, इसमें जो डिप्रिशिएशन की कैलकुलेशन होगी वो कहाँ जाएगी, आपकी रिटेन अर्निंग में। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें आंसर देख लेते हैं क्या आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले उसने नेट कर दिया, अकाउंट एंट्रीज टू बी पास वुड बी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट्स 55,000 टू 55,000। ठीक है, एलिमिनेशन हो गया एक्यूमुलेटेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट्स, फिर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, नेट रिजल्ट इज दैट एसेट्स हैज अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 65,000। ठीक है, तो ये हमारी बुक्स में हो गई एंट्री। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, हाउ वुड अबव चेंज इन एस्टिमेटेड टू बी अकाउंटेड बाय बी लिमिटेड। ठीक है, कि जो भी एस्टिमेट है, चेंज है, वो बी लिमिटेड कैसे करेगा। अब चेंज इन एस्टिमेट्स है, ठीक है, ये पता चल रहा है चेंज इन एस्टिमेट्स है, बट किस चीज़ का एस्टिमेट है, पढ़ लेते हैं गाइस। ठीक है, तो बी ओन एसेट्स विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख ऑन एक्विजिशन मैनेजमेंट डिटरमिन द यूजफुल लाइफ वॉज 10 ईयर्स एंड द रेजिडुअल वैल्यू वुड बी 20,000। ठीक है, यूजफुल लाइफ 10 साल है, 20,000 है। द एसेट्स इज नाउ 8 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 8 साल हो गए हैं। ड्यूरिंग द टाइम देयर हैव बीन नो रिवीजन टू द एसेट्स रेजिडुअल वैल्यू। एट द एंड ऑफ द ईयर 8th, management has reviewed the useful life and residual value and has determined the useful life can be extended to 12 years in the view of maintenance program adopted by the company. As a result, residual value would reduce to 10,000 rupees. ठीक है, तो 8 साल बाद इनको ध्यान आ रहा है, लेकिन 8 साल तक हमारी कैरिंग वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है कि हम उसकी कैरिंग वैल्यू निकालें तो अगर 2 लाख में से हम 20,000 रुपये माइनस कर दें, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 डिवाइड बाई 10 कीजिए। ठीक है, 1 मिनट में कर देती हूँ आपके साथ ही। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अगर हम 2 लाख कर दें, 20,000 कर दें, क्योंकि एसएलएम मेथड फॉलो हो रहा है। ठीक है, कुछ बोला नहीं तो एसएलएम मेथड ही मान लेते हैं। ठीक है, 10 ईयर्स, सब कुछ एसएलएम वाला ही दे रखा है इन्होंने। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, 8 साल। ठीक है, और इतना अमाउंट आपका क्या होगा, 2 लाख में से माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 18,000, 18,008। ठीक है, कितनी हो जाएगी इसकी, 18,000, एक मिनट आप अगर कर दोगे, 18,000, ठीक है, इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1,44,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,44,000। तो 1,44,000 को गाइज अगर हम 2 लाख में से आपके 1,44,000 को कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56,000। तो इसकी कैरिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 56,000। ठीक है, तो ये हो जाएगी कैरिंग वैल्यू। अब क्या है कि इसकी वैल्यू फिर से रिवाइज कर दी है। अब क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, रेजिडुअल वैल्यू भी रिवाइज कर दिया है। क्या कर दिया, इसका रेजिडुअल वैल्यू भी रिवाइज कर दिया और इसकी यूजफुल लाइफ भी हमारी रिवाइज कर दी है, दोनों रिवाइज कर दी हैं।
ठीक है, तो यूज़फुल लाइफ पहले 10 थी, अब 2 साल से और बढ़ा दी है ना। और तो हम लोग को कैसे हम हाउ वुड द वर्ब चेंज इन एस्टिमेटेड, तो क्योंकि अब एस्टिमेट में चेंज हो गया 8 साल बाद, तो ये एस्टिमेट जो होगा इंडिया 16 कहता है कि प्रोस्पेक्टिव चेंज से होगा, ये प्रोस्पेक्टिव होगा, है ना। तो प्रोस्पेक्टिव होगा तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एसएलएम मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें पहले कैरिंग वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने कैरिंग वैल्यू आ गई, हमारी कैरिंग वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कैरिंग वैल्यू 56 है। अब क्या हुआ, हमारी रिवाइज हो गई, तो कितने से बढ़ गई, 2 से बढ़ गई, तो कितने साल हो गए हमारे, 4 साल हो गए। कितने साल हो गए गाइस, 4 साल हो गए। और हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 56,000 है। और रेजिडुअल वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। ठीक है, तो अगर हम 56 का और 10,000 से माइनस कर दें तो कितना बचा गाइस हमारा, 46,000 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 11,500 रुपये बचेगा। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन आएगी वो रिवाइज कितनी आएगी, 11,500 से। तो ठीक है, तो 11,500 से अब डेप्रिसिएशन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ इसमें डेप्रिसिएशन में चेंज आ जाएगा और कोई चीज़ में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे थर्ड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बाकी। ठीक है, अब इसमें लिखाना है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन टिल 8th ईयर। डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना था, 1,80,000। एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी लगी होगी, 18,000 रुपये। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 18,000 मल्टीप्लाई 8, 1,44,000 रुपये। कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 8th ईयर, द एसेट्स हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 56,000 एट द एंड ऑफ 8th ईयर। ठीक है, 8th ईयर में कैरिंग अमाउंट आ गया। ठीक है, फिर अकाउंटिंग ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, रिवीजन ऑफ द यूजफुल लाइफ टू 12 ईयर्स रिजल्ट इन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स। तो रिवाइज डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो गया आपका, 46,000। तो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज इन फ्यूचर फ्रॉम 9th ईयर ऑनवर्ड्स एट 11,500 पर एनम, और यही हमने निकाला था। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला क्या पूछा, हाउ एक्स लिमिटेड विल अकाउंट फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन, कैसे एक्स लिमिटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, एक्स लिमिटेड हैज़ अ मशीन विच गॉट डैमेज ड्यू टू द फायर एज ऑन 31st January 2021। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन वॉज 1 lakh एंड ऑन दैट डेट एक्स लिमिटेड सोल्ड द डैमेज एसेट्स एज स्क्रैप फॉर 10,000 रुपीज़। ठीक है, एक्स लिमिटेड हैज़ इंश्योर्ड द सेम एसेट्स अगेंस्ट डैमेज। ठीक है, क्या हुआ गाइज कि हमारी एक मशीन हमारे पास है जो कि आग लग गई, जिसमें ख़राब हो गई। तो और कब हुआ, 31 जनवरी 2021 को, और उसी डेट को हमारी जो कैरिंग अमाउंट है मशीन की 1 लाख थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक्स लिमिटेड ने डैमेज एसेट्स को बेच दिया, 10,000 रुपये में सिलटा दिया उसको। ठीक है, 10,000 रुपये में सिलटा दिया। तो क्या हुआ, इंश्योर कर रखा था। ठीक है, इंश्योर कर रखा था, तो इंश्योरेंस वालों से क्लेम किया। ठीक है, तो कंपनी प्रोसीड स्टिल इन प्रोसेस, बट इंश्योरेंस कंपनी हैज कंफर्म द क्लेम, कंपनी 50,000 रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो गाइस इसमें मतलब इंडिया 116 में क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपनसेशन अगर कोई भी आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलनी है, ठीक है, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी और पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगी। इसका आपके एसेट से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे ही एसेट आपकी डैमेज हुई थी वो आपकी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, वो आपकी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। तो जब डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पीपी को डेबिट हो रहा होगा उसको क्रेडिट कर देंगे, है ना, उसको क्रेडिट कर देंगे। पीपीयू को हम क्या करेंगे, नेट कैरिंग अमाउंट को उसको क्रेडिट कर देंगे, है ना, पीपी को क्रेडिट कर देंगे और पीएनएल में डेबिट कर देंगे, है ना। अब लेकिन बैंक से कितना गया होगा, 10,000, तो पीएनएल में कितना गया होगा, 90,000 रुपये। पीएनएल में कितना गया होगा, 90,000 रुपये। ठीक है, और फिर ये जो कॉम्पनसेशन हमें रिसीव हुआ है, तो कॉम्पनसेशन रिसीवेबल डेबिट टू कॉम्पनसेशन रिसीवेबल डेबिट टू कॉम्पनसेशन इनकम। ठीक है, ये हो जाएगा, या टू पीएनएल हो जाएगा, है ना। और जैसे ही बैंक से पैसा आएगा, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉम्पनसेशन रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर भी पढ़ लेते हैं गाइस सब। As per para 66 of India 16, impairment of loss of item of plant and machinery and related claim for payment of commission for third party is separate economic event and should be accounted for separately. X Limited should account for above transaction as given below. At the time of sale of a scrap machine, X Limited should write off the carrying amount of assets from books of accounts and provide a loss of 90,000. 90,000 का जो लॉस हो रहा है वो पीएनएल में चला जाना चाहिए। एज ऑन 31st March, X Limited should recognize income of 50,000 अगेंस्ट द कंपनसेशन रिसीवेबल इन पीएनएल अकाउंट। बाकी 50,000 जो वो पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं गाइस, 1 सेकेंड, हम आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। इसमें हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। हाउ एंटिटी विल अकाउंट फॉर वर्क चेंज इन डी कमीशनिंग लायबिलिटी इन द ईयर 2011 इफ इट अडॉप्ट कॉस्ट मॉडल। ठीक है,
तो जो भी डीकमीशनिंग का हो रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लेट्स सी। An entity has a nuclear power plant and later decommissioning liability. Nuclear power plant started job and 1st April 2001 को हुआ. Plant has a useful life of 40 years. 40 years. Initial cost जो थी 1,20,000 थी, which include the amount of decommissioning 10,000, which represents 70,000 estimated cash flow payable in 40 years. Discounted at risk adjusted rate of 5%. Entity financial year and on 31st March 2011. समझ में आ रहा है गाइस? हो क्या रहा है? इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक न्यूक्लियर प्लांट था जिसकी प्लांट की यूज़फुल लाइफ जो है वो 40 साल है, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट 1,20,000 है और इसमें डीकमीशनिंग को 10,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, विच रिप्रेजेंटेड, ठीक है, 70,000 इन एस्टिमेटेड कैश फ्लो पेबल इन 40 ईयर्स, डिस्काउंटेड एट रिस्क एडजस्टेड एट द रेट ऑफ 5%। एंटिटी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होता है। 34 और मार्च 2011 को नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी डिक्रीज बाय 8,000, डिस्काउंटेड एज नॉट रेट चेंज, ठीक है। मतलब 40 सालों तक हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 10,000 10,000 उसको देना पड़ेगा, ठीक है, डीकमीशनिंग में। मतलब 10,000 हम लोग इकट्ठे करते जा रहे हैं, है ना, ताकि 70,400 हमारे पास आ जाए 40 साल के बाद, ठीक है, 5% से, ठीक है। तो ये है। अब डीकमीशनिंग लायबिलिटी में क्या हुआ है कि मार्च 2011 मतलब 10 साल बाद, ठीक है, ये 2021 से मान लो जो 2001 है और ये 2011 है, तो 10 साल बाद हो गया। 10 साल बाद क्या हो गया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू डीकमीशन लायबिलिटी की घट गई, 8,000 हो गई, ठीक है। इसमें काम करते हैं, एक बार आंसर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। वैसे तो जहाँ तक पता चल रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ के, क्योंकि हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है से, तो इस क्वेश्चन को पता चल रहा है कि भाई हम लोगों को बताना है कि हम डीकमीशनिंग लायबिलिटी को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, हम डीकमीशनिंग लायबिलिटी को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, उसमें जो चेंज है उसको क्या करेंगे। जनरली गाइस होता क्या है, मैं आपको बताऊं, एक मिनट, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, लेट मी शेयर दैट। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको, डीकमीशनिंग जब होता है ना, एक मिनट, तो डीकमीशनिंग के केस में क्या होता है, डीकमीशनिंग मतलब है कि 10 साल बाद मेरे को इस प्लांट को हटाना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट है। 10 साल बाद मेरे को इस प्लांट को क्या करना पड़ेगा, सब कुछ हटाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है या किसी भी वेंडर से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि 10 साल बाद मैं उसे एज इट इज़ दे दूंगी, ठीक है। तो डीकमीशनिंग में क्या होता है, जब हम पीपीई बुक कर रहे होते हैं अपनी, ठीक है, तो पीपीई डेबिट करते हैं, ठीक है, टू बैंक करते हैं या पेबल करते हैं, जो भी है, सॉरी, ठीक है, और टू प्रोविजनिंग फॉर, ठीक है, डिसमेंटलिंग का अलग से बना देते हैं, ठीक है, ये करते हैं। तो इसने भी ये किया होगा, है ना, इसने भी क्या किया होगा, इसने भी यही किया होगा। इसमें लिखा है ना गाइस कि ठीक है, तो इसमें क्या होता है गाइस कि अब देखिए, मतलब पीपी डेबिट तो ये कर देते हैं, है ना, तो अब क्या होता है, इसे अनवाइंड करते हैं, इसे क्या करते हैं, अनवाइंड करते हैं, क्योंकि पीवी है ये, है ना। तो पीवी जब इसे अनवाइंड कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस करते हैं और डेबिट कर लेते हैं टू प्रोविजनिंग फॉर डिसमेंटलिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो वही कह रहा है कि आपका जो 10,000 का था, इसमें आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे गाइस, एक मिनट,
ठीक है, जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा। इसमें कह रहा है ना कि भाई पहले तो हम 10,000 रुपये से डीकमीशनिंग कर रहे थे, 10,000 रुपये से डीकमीशनिंग कर रहे थे। ठीक है, तो 10,000 रुपये डालते जा रहे थे, डालते जा रहे थे। ठीक है, उसके जो प्रेजेंट कैश फ्लोज थी वो डालते जा रहे थे। अब ये क्या हो गया, 2,000 से कम हो गया। अब ये क्या हो गया, 2,000 से कम हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका प्रोस्पेक्टिव रूप से चेंज होगा, है ना, प्रोस्पेक्टिव तरीके से चेंज होगा। तो ये जो 10,000 रुपये 8,000 रुपये रिकॉर्ड होगा अब, है ना। तो यही कहना चाह रहा है कि हमने कहा कि हमारी कम कॉस्ट लगेगी तो डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो वो डिक्रीज़ हम करेंगे, तो हम उसको डिक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते आए थे, क्रेडिट करते आए थे। हम क्या करते आए थे, क्रेडिट करते आए थे। तो हम क्या करेंगे, अब डेबिट करेंगे, है ना। तो यही कह रहा है वो। एक मिनट, हम इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं 5th वाले में। ठीक है, हो क्या रहा है, ऑन 31st March 2021 द प्लांट इज 10 years old, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 30,000 है। ठीक है, ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट 5% ओवर द 10 years, द अमाउंट ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी हैज इंक्रीज फ्रॉम 10,000 to 16,300। ठीक है, 10,000 to 16,300 इसकी लायबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, ऑन 31st March 2011 द डिस्काउंट रेट हैज़ नॉट येट चेंज्ड। However, the entity estimates that as a result of technology advance, the net present value of decommissioning has decreased by 8,000 rupees. ठीक है, तो accordingly the entity adjusts the decommissioning liability from 60,000 to 8,300. ठीक है, on this day the entity passed the journal entry to reflect the change. ठीक है, तो प्रोविजनिंग मैंने बोला था आपको, प्रोविजन में decommissioning liability डेबिट हो जाएगा और टू एसेट्स हो जाएगा। तो उस रेट से इसने 8,000 रुपये हटा दिए, क्योंकि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अनवाइंड कर रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बेसिकली प्रोविजन को बढ़ा रहे थे, प्रोविजन को बढ़ा रहे थे और इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो यही तो हो रहा था। अब क्या है, क्योंकि अब ये एस्टिमेशन ही हमारा कम हो गया है, तो कम हो गया तो हमने रिवर्सल कर दिया उसका। ठीक है, तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट कैरिंग अमाउंट, ठीक है, ऑफ एसेट्स इज 82,000 रुपीज़। ठीक है, एक तो ये आपकी 10 साल की डेप्रिसिएशन निकल के डिवाइड बाई 4 करके 30,000 रुपये ये माइनस कर दिया और 8,000 रुपये माइनस कर दिया। ठीक है, 8,000 से कम कर दिया, विच विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग 30 years ऑफ एसेट्स। ठीक है, एसेट्स लाइफ गिविंग अ डेप्रिशिएशन एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर 2,733। ठीक है, 30 साल के हिसाब से इसकी डेप्रिशिएशन कितनी लगेगी, 2,733 पर ईयर लगेगी। सो नेक्स्ट ईयर फाइनेंस कॉस्ट क्या होगी फॉर अनवाइंडिंग, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट वुड बी, ठीक है, 415 रुपीज़ होगी, 415 रुपीज़ होगी। ठीक है, कुछ नहीं है, ये अमाउंट आया कैसे है मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली पहले 10,000 लग रहे थे। ठीक है भाई, अगर आपका 8,000 लगेंगे तो अमाउंट तो अल्टीमेटली आपकी जो आपका अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट है 5% का। ठीक है, अब आपका क्या होगा, 10,000 आपकी पहले पीवी आ रही थी, अब वो 10,000 आपका जो है डीकमीशनिंग लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। 16,300 आ रही थी पीवी जब आपने निकाली। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि भाई 8,000 हो गए तो कम हो गई। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। बाकी एक बार इसे अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पूरा क्लियर उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अभी हम 6 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, हाउ विल द एंटिटी अकाउंट फॉर चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी डेट ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल्स। ठीक है, तो इसमें भी ये डीकमीशनिंग वाला है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑन स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एज ऑन एंडिंग 31st March 2025। ठीक है, या 2005 कह सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूजफुल लाइफ के रिवैल्यूएशन पर। ठीक है, जब आप यूजफुल लाइफ का रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए लिमिटेड परचेज सम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 1st April 2001 एंड एस्टिमेटेड देयर यूजफुल लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ Ind AS। ठीक है, फॉलोइंग आर द ओरिजिनल कॉस्ट यूजफुल लाइफ फॉर वेरियस एसेट्स फॉर पीपी असेस्ड ऑन 1st April 2021। ठीक है, तो पीपी दिया हुआ ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया हुआ है।
फिर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड जो है वो SLM मेथड यूज़ करती है। ऑन 1 अप्रैल 2014 एंटिटी रिव्यूड द फॉलोइंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थ्रू एक्सटर्नल वैल्यूएशन एक्सपर्ट। तो पहले इसकी 15 साल थी बिल्डिंग की, 10 साल कर दी, ठीक है। लेकिन ये हो कब रहा है? 3 साल बाद। ये हो कब रहा है? 3 साल बाद। तो 3-3 साल घटा दो उसमें से, 3 साल हटा दिए, 3 साल हटा दिए, 3 साल हटा दिए, ठीक है। तो भाई 3 साल अगर हटा दिए तो रिवाइज यूजफुल लाइफ कितनी हो गई? मान लो कि अगर मैं इसमें से 1 मिनट, ठीक है, 2 की तो बढ़ा दी, 1 की तो बराबर ही रही, ठीक है। 3 साल बाद 1 की तो बराबर ही रही, 1 की बढ़ गई और 1 की कम हो गई, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, 3 कंपोनेंट मतलब जो भी 3 कंपोनेंट है बीपी के, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, ठीक है। आइदर इनिशियली और एट द टाइम व्हेन यूजफुल लाइफ वाज रिवाइज। तो इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, जब हमने यूजफुल लाइफ का रिवीजन किया स्टेटमेंट ऑफ P&L पे, डेफिनेटली डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा गाइस। तो इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कैरिंग वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो आप कैरिंग वैल्यू निकालोगे, उसके लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या करोगे, ठीक है, 15 करोड़ डिवाइड बाय 15 साल निकाल लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 हो गए हैं, है ना। तो अगर मल्टीप्लाई 3 हो गए तो 15 करोड़ में से, 15 करोड़ में से, ये 15 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 50 लाख, सॉरी माय बैड, 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 50 लाख में से डिवाइड बाय 15 कर दो, 15 मल्टीप्लाई 3 कर दो, उसको 1 करोड़ 50 लाख में से घटा दो, ठीक है। ऐसे इसमें हो जाएगा डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ऐसे इसमें से हो जाएगा डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट, क्या मैं ये कह सकती हूँ अगर इसको मैं मल्टीप्लाई 12 कर लूँ तो मेरी कैरिंग वैल्यू निकल जाएगी? मल्टीप्लाई 12 कर लूँ, सॉरी मल्टीप्लाई इसको कर लूँ मैं 10 में से 3 के 7, 7 कर लूँ तो निकल जाएगी कैरिंग वैल्यू। और अगर मैं इसमें से 4 कर लूँ तो भी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो निकाल लेते हैं गाइस, 1 मिनट, ठीक है, निकाल लेते हैं हम इसको। ठीक है, 1 करोड़ 50 लाख कर लेते हैं और डिवाइड बाय 15 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 12 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इन तीनों को कर लेते हैं। तो 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 35 लाख रुपए है ये, ठीक है। 35 लाख रुपए क्या हो जाएगा गाइस, डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ये इसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी आपकी, 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी, 1 से 1 गया, कितनी हो जाएगी, 70 लाख रुपए हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी गाइस, 7 5 लाख 20 लाख हो जाएगी। ये कैरिंग वैल्यू हो जाएगी सबकी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा गाइस, इसमें आप देखो तो भाई 10, ठीक है, 7 और 5 ये दे दिया है, तो इसकी रिवाइज कैरिंग वैल्यू आ गई। इसमें क्या करोगे आप लोग, डिवाइड बाय कर दोगे 7 और 5, तो ये आपका डेप्रिसिएशन रिवाइज आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 12 लाख रुपए, ये हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए और ये हो जाएगा आपका 4 लाख रुपए, ठीक है। तो ये सबको टोटल मिला के आपकी रिवाइज आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यही इम्पैक्ट पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, आपकी डेप्रिसिएशन इतने अमाउंट से, ठीक है, बढ़ जाएगी बेसिकली, ठीक है।
नहीं तो अगर हम अर्लियर की बात करते तो कितनी होती, 1 करोड़ होती, सॉरी 10 कितनी होती आपकी, 15 लाख होती, सॉरी 10 लाख होती। अब कितनी हो गई आपकी रिवाइज वैल्यू, 12 लाख हो गई। ठीक है, तो 2 लाख से आपका क्या हुआ, P&L इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो पहले कितनी थी आपकी, पहले अगर हम इसकी बात करें आपकी 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय, ठीक है, उतनी एक्चुअली इसकी तो रिवाइज वैल्यू क्या हुई, इसकी तो सेम ही सेम रही है ना। और ऐसी 35 लाख डिवाइड बाय 7, ठीक है, 7 मतलब 5 लाख होती है, 4 लाख हो गए, तो P&L पे इम्पैक्ट कम हो गया, तो ये हुआ। ठीक है, इसका आंसर पढ़ लेते हैं 7 वाले का। ठीक है, टनल डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हो रहा था पहले, 10 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख हो रहा था। ठीक है, हमने रिवाइज निकाली 12 लाख, 10 लाख और 4 लाख, तो कितना हो गया 22, 26 लाख हो गया। ठीक है, तो भाई 1 लाख का इम्पैक्ट पड़ा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। रिवाइज एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 वुड बी, ठीक है, इतना हो गया 26 लाख। तो इम्पैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 को 1 लाख रुपए का इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विच इज एडजस्टेड प्रोस्पेक्टिवली इन द पीरियड इन विच estimate is amended, and if relevant the future period they are also affected accordingly from 24 to 25 onwards excess of 1 lakh will be charged in statement of P&L loss every year till the time there is a further revision। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। ओके, ठीक है, अब हम 8 क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, हाउ शुड द फाइनेंस कंट्रोलर रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर से कुछ हमें क्वेरी रिसीव हुई है, तो फाइनेंशियल कंट्रोलर को कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड। मिस्टर एक्स इज अ फाइनेंस कंट्रोलर ऑफ ABC लिमिटेड लिस्टेड एंटिटी विच प्रिपेयर CFS स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद Ind AS। ठीक है, ओके। Mr. X has recently produced the final draft of financial statement of ABC Limited for the year ended 31st March 2018 to the managing director Mr. Y for approval। ठीक है, प्रोड्यूस किया उसने फाइनल ड्राफ्ट। मिस्टर वाई हु इज नॉट अकाउंटेंट हैज रेज्ड द फॉलोइंग क्वेरी फ्रॉम मिस्टर एक्स after going through draft financial statement. Notes to financial statement state the plant and machine is held in the cost model. However, property which is the owner occupied is revalued annually to fair value. Changes in fair value are sometimes reported in P&L but usually in other comprehensive income. Also, the amount of depreciation charge on plant and machinery as a percentage of its carrying amount is much higher than for owner occupied property. Another note states that property owned by ABC Limited but rent out to others is depreciated annually, not fairly valued. Mr. Y is of opinion that there is no consistent treatment of PP item in the account। ठीक है, मिस्टर वाई कह रहे हैं भाई मैनेजिंग डायरेक्टर, हाउ शुड द फाइनेंस कंट्रोलर रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी, कैसे करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो भाई देखो, जो भी प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पर रिकॉग्नाइज होती है वो रिवैल्यूएट नहीं होती। ठीक है, पहली बात है ना, इसमें लिखा है हाउएवर विच इज ओनर ऑक्यूपाइड इज वैल्यूड एनुअली टू फेयर वैल्यू। चेंजेस इन फेयर वैल्यू समटाइम रिपोर्टेड इन P&L बट यूजुअली इन अदर कंपनी। समटाइम वो P&L में तभी रिकॉग्नाइज किए जाते होंगे जब आपका P&L में हमारा क्या पड़ा होगा, डेबिट पड़ा होगा। जब रिवैल्यूएशन हो रहा होगा और हमारी जो कैरिंग जो रिवाइज वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, वो कम आ रही होगी इन कंपेरिजन टू कैरिंग वैल्यू, तो तब इसलिए रिपोर्ट किया जाता है। और अगर मान लीजिए वो कैरिंग वैल्यू जो हमारे रिवैल्यूएशन करने पर हमारी फेयर वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आ रही है इन कंपैरिजन टू कैरिंग वैल्यू, तो वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। ठीक है, आल्सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू P&L से परसेंटेज टू कैरिंग अमाउंट इज मच हायर देन ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हम आंसर पढ़ते हैं इसका, उसके बाद हम ठीक है इस पर डिस्कशन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अमाउंट जो भी हमारा प्लांट एंड मशीनरी में चार्ज हो रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ कैरिंग वैल्यू मच हायर है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो वो क्योंकि वो रिवैल्यूएशन पर हो रहा है इसलिए वो हायर है। ठीक है, अनदर नोट ये भी है कि प्रॉपर्टी ओन बाय ABC लिमिटेड रेंट आउट होती है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई गाइस, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कवर करती है वो Ind AS 40 कवर करता है, क्योंकि इसका काम जो है, ठीक है, मिस्टर जो भी ये कंपनी है इसका काम जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी का नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाता है, मतलब प्रॉपर्टी का काम नहीं है इसका। तो वो रेंट आउट कर रहा है। अब अगर दूसरों को आप रेंट आउट करते हो किसी भी प्रॉपर्टी को,
तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वो इंडियाज 40 कवर करेगा। और इंडियाज 40 क्लियरली बोलता है कि भाई वो जो हम फॉलो करेंगे कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे, हम रिवैल्यूएशन फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर उसने फाइनेंस कंट्रोलर ने सही काम किया है। ठीक है, ऊपर वाला भी सही काम किया, रिवैल्यूएशन वाला भी। ठीक है, तीसरे के लिए हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा इसमें आंसर में, तो पढ़ते हैं गाइस, लेट्स सी। 8th वाला पढ़ लेते हैं, क्या वो लिख रहे हैं अब ये। On going through the query raised by the managing director, Mr. Y, the finance controller, Mr. X explained the notes and the reason for their disclosure as follows. ठीक है, yes. So accounting treatment of majority of tangible non-current assets is governed by India 16. ठीक है, PP. India 16 state that accounting treatment of PP is determined on a class by class basis. ठीक है, क्लास बाय क्लास बेसिस लगती है, तो कैटेगरीज वाइज हम चूज कर सकते हैं कि किसका हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे करें और किसका कॉस्ट मॉडल पे करें। फॉर दिस पर्पज द पीपी वुड बी रिगार्डेड एज सेपरेट क्लास। ठीक है, जो पीपी होगी वो सेपरेट क्लास होगी। इंडिया 16 रिक्वायर द पीपी इज मेजर्ड यूजिंग आइदर द कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, द मॉडल इज अप्लाइड ऑन क्लास बाय क्लास बेसिस एंड मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली विद इन अ क्लास। ठीक है, क्लास बाय क्लास बेसिस होता है, कैटेगरी वाइज होता है। फर्नीचर का मैंने डिसाइड कर लिया कि कॉस्ट मॉडल होगा, लेकिन पीपी का मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई ये तो रिवैल्यूएशन मॉडल होगा, है ना। तो लेकिन अगर एक बार अप्लाई करें तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। तो इंडिया 16 स्टेट वेयर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाइज सरप्लस और रिकॉर्डिंग अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम। ठीक है, जब भी रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई होगा तो जो भी सरप्लस होंगे वो अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम में जाएंगे, क्योंकि वो इलास्टिक गेन्स नहीं है। तो आपका P&L गलत तरीके से इन्फ्लेट ना हो। ठीक है, P&L गलत चीज़ें रिफ्लेक्ट ना करें, इसलिए जो आपका अनरियलाइज गेन है, मतलब जो रियलाइज है ही नहीं, जो वास्तविक गेन नहीं है आपका, वो आपका अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम में चला जाता है। और अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम आपकी कहाँ जाती है, अदर इक्विटी में चली जाती है, अनलेस दे आर कैंसलिंग आउट अ डेफिसिट विच हैज़ प्रीवियसली बीन रिपोर्टेड इन P&L। ठीक है, इन विच केस इट इज़ रिपोर्टेड इन P&L। ठीक है, मान लीजिए कि आपका फेयर वैल्यू ही कम आ रही है कैरिंग अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट है 10,000 रुपये का, फेयर वैल्यू 8,000 रुपये की, तो 2,000 रुपये से आपका रिवैल्यूएशन ही कम आ रहा है। तो भाई 2,000 रुपये को तो अकाउंट फॉर करोगे ना, प्रूडेंट कंसेप्ट की वजह से, है ना। तो डोंट डेबिट। तो अगर आपका पिछले साल भी जब आपने रिवैल्यूएशन करोगे तो डेबिट में P&L में पड़ा हुआ है, तो अगर वो आपको क्या है, प्रीवियसली आपका 2,000 रुपये पड़ा हुआ है और अब आपका गेन आया, तो सबसे पहले आप P&L को सेट ऑफ करोगे। आप P&L में जो अमाउंट पड़ा उसको सेट ऑफ करोगे, तो उसके लिए सेट ऑफ करने के लिए क्या करोगे, P&L क्रेडिट करोगे, है ना। तो तो यही बोल रहा है वो। ठीक है, वेयर रिवैल्यूएशन रिजल्ट इन अ डेफिसिट सच डेफिसिट रिपोर्टेड इन P&L अनलेस दे आर कैंसलिंग आउट अ सरप्लस व्हिच हैज प्रीवियसली बीन रिपोर्टेड इन अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम। ठीक है, जब तक कि अगर हमारे पास कोई अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम में सरप्लस पड़ा हो तो सबसे पहले उसको यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद P&L में डेफिसिट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि P&L में डायरेक्टली डेफिसिट कर देंगे। पहले अगर अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम में हमें पता है रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ, तो पहले उसको सेट ऑफ करेंगे, फिर P&L में डेफिसिट करेंगे। ठीक है, डेबिट, इन विच केस they are reported in other comprehensive income. According to India 16, all assets having a finite useful life should be depreciated over that life. Where property is concerned, only depreciable element of property in the building elements, since land normally has an indefinite life. ठीक है, डेफिनेटली वो सही कह रहा है भाई, प्रॉपर्टी ही डेप्रिशिएट होती है, लैंड नहीं होती है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग टेंड टू बी मच लॉन्गर देन फॉर प्लांट। ठीक है, डेफिनेटली प्लांट्स की कंपेरिजन में यूजफुल लाइफ बिल्डिंग की ज़्यादा होती है। दीज टू रीजन टुगेदर एक्सप्लेन वाई डेप्रिशिएशन चार्ज of a property as a percentage of carrying value tend to be much lower than for a plant. तो जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज है प्रॉपर्टी का, ठीक है, वो क्या है आपका लोअर है देन फॉर द प्लांट, क्योंकि उसमें लैंड की कॉस्ट है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्रॉपर्टी की कॉस्ट कम है, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन जो चार्ज है वो आपका कम है देन फॉर अ प्लांट। प्रॉपर्टी विच आर हेल्प फॉर इन्वेस्टमेंट बट आर नॉट अकाउंटेड फॉर इंडियाज में नहीं आती 16 में, लेकिन इंडियाज 40 कवर करता है। एज पर इंडियाज 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी अकाउंट फॉर कॉस्ट मॉडल। ठीक है, एबीसी लिमिटेड अप्लाई द कॉस्ट मॉडल, दस आर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रेड डिफरेंटली फ्रॉम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये रीज़न दिया गया है। ठीक है, तो गाइस ये काफ़ी लेंदी डिस्कशन, लेंदी रीज़न था और बहुत वैलिड रीज़न था, तो आंसर इज सो गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, मार्क कर लेते हैं कि हाँ ये थोड़े क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों को अगर एग्जाम में आ गए तो हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं और हम आंसर ना लिखें, ये भी हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को एक बार लॉजिक के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमने इंडिया 16 पढ़ा था तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस की थी हम लोगों ने। ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल के बारे में डिस्कस किया था और उसमें क्या क्या होता है वो भी डिस्कस किया था। इसमें जो मेन पता है क्या है गाइज, एक चीज़ और है, मैं बता देती हूँ। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है आपकी, देखो इसमें लिखा हुआ है ना, ऑल एसेट्स हैविंग अ फाइनेंस शुड बी डेप्रिशिएटेड, ये वाली सॉरी ये टू रीजन ये दिया हुआ है कि ये एक तो ये
केवल डेप्रिशिएबल अमाउंट, वो क्या है, आपकी बिल्डिंग है, लैंड नहीं है, इस वजह से कम आ रहा है। ठीक है, एक तो रीज़न ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ है एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ जो बिल्डिंग की होती है वो ज़्यादा होती है प्लांट से, इसलिए इसकी डेप्रिसिएशन कम आ रही है, इसके लिए डेप्रिसिएशन कम आ रही है। ठीक है, बस ये 2 रीज़न याद रखना आप। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। 1 सेकेंड। सो हम आते हैं 9th क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ हाउ शुड द कंपनी अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, कंपनी को क्या करना, कैसे करना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के बाद। सपोर्ट योर आंसर में जनरल एंट्री। डेफिनेटली रिवैल्यूएशन के टाइम पे क्या होता है गाइस कि जैसा भी है, अगर मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी आपकी बढ़ रही है रिवैल्यूएशन के बाद, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस कर दोगे और सरप्लस वाला पार्ट ओसीआई में चला जाएगा। ठीक है, और उस पर फिर डेप्रिसिएशन जो भी लगेगी, जो एक्सेस डेप्रिसिएशन लगेगी नॉर्मल डेप्रिसिएशन के, वो आपकी कहाँ चलेगी, रिटेन अर्निंग में चली जाएगी। और एंट्री क्या होगी इसकी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, और पी&एल डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो ये होगी। ठीक है, तो यही होगा इसमें। कंपनी एक्स ने परफॉर्म किया रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल प्लांट एंड मशीनरी। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल आउट करे तो हर बैलेंस शीट डेट पे आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, कंपनी एक्स परफॉर्म रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल प्लांट एंड मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ 2001। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन लेट टू वन ऑफ द मशीनरी। क्रॉस कैरिंग अमाउंट उसका 200 है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 80 है, नेट कैरिंग अमाउंट ये दिया हुआ है, फिर वेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन हुआ 150। द यूजफुल लाइफ जो मशीन की है वो 10 साल है। द कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म एट द एंड ऑफ 4th ईयर। ठीक है, जो रिवैल्यूएशन परफॉर्म हुआ था वो 4th ईयर में परफॉर्म हुआ था। तो सबसे पहले तो हम लोग 4th ईयर में निकाल लेते हैं हमारी कितनी डेप्रिसिएशन बढ़ रही है। ठीक है, यूजफुल लाइफ 10 साल है ना इसकी। ठीक है, तो अगर हम निकालेंगे भी 10 साल, ठीक है, 10 साल अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये, है ना, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये। वैसे तो ये 2 लाख रुपये दे रखा है। ठीक है, 1 मिनट, ये कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा है ये दे रखा है आपका 2 लाख। ठीक है, ये दे रखा है आपका 80,000 रुपये। ठीक है, अगर आप इसे डिवाइड बाय करोगे 10 से तो 20,000 रुपये आएगा, तो 4 साल हो गए 80,000 रुपये, तो वही दे रखा है, करेंट पोजीशन दे रखी है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, 1,30,000 रुपये से बढ़ गया, 30,000 रुपये से बढ़ गया, तो क्या एंट्री पास करोगे गाइस, कैसे अकाउंट फॉर करोगे, डेफिनेटली पीपी को बढ़ा दोगे, कितने से, 30,000 से। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कर दोगे। इसमें कोई बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको कि कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस पढ़ाते हैं या पी&एल में कुछ डेबिट से, नहीं, कुछ नहीं दे रखा ना, तो यही करोगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा गाइस, ये ओसीआई में चला जाएगा आपका। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, कैसे होगी, रिवैल्यूएशन वो एट द एंड ऑफ 4th ईयर। ठीक है ना, तो आपका 6 साल बचा बाकी का। ठीक है, और कितना फिगर हो गई, 1,50,000 हो गई। कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई, 1,50,000 हो गई। कोई रेजिडल वैल्यू दी हुई है, नहीं, कोई रेजिडल वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा गाइस, 6 3 ज़ा 12, 3 6 5 ज़ा 30, 35,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली पहले कितना हो रहा था, 20,000 रुपये हो रहा था। पी&एल में इम्पैक्ट कितना जाएगा, 15,000 से जाएगा, लेकिन ये पी&एल में नहीं जाएगा, ये आपका रिटेन अर्निंग में इफेक्ट हो जाएगा, है ना, अल्टीमेटली, क्योंकि 15,000 रुपये आपके रिवैल्यूएशन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं आंसर को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 35 ऑफ इंडिया 16, व्हेन द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी इन इक्विटी इज रिवैल्यू, द कैरिंग अमाउंट adjusted to revalued amount at the date of revaluation. The access is 3D is one of the following ways. Cross carrying amount is adjusted in a manner that is consistent with the revaluation of carrying amount of the amount. ठीक है,
revaluation of carrying amount of the assets. For example, the gross carrying amount may be restated by reference to observable market rate or may be restated proportionally to change in the carrying amount. The accumulated depreciation at the rate of revaluation is adjusted to equal to the difference between gross carrying amount and carrying amount of assets after taking into accumulated impairment loss. जो कॉस्ट मॉडल होता है वो क्या कहता है, आप कैसे दिखाओगे, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्युमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस. ठीक है, और जब रिवैल्यूएशन होगा तो कैसे दिखाओगे आप, रिवैल्यूएशन में आप क्या करोगे, रीस्टेट करोगे, है ना. रिवैल्यूएशन वैसे दो टाइप का हो सकता है कि आप रीस्टेट करके दिखा दो या प्रोपोर्शनेटली. रीस्टेट में प्रोपोर्शनेटली वाला चीज़ अप्लाई हो जाती है, लेकिन अगर आप मान लीजिए नेट कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो जो हमने अभी किया वही करते हैं नेट कैरिंग अमाउंट पे हम. लेकिन अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं, लाइक कॉस्ट दिखा रहे हैं अलग, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग दिखा रहे हैं, फिर नेट कैरिंग अमाउंट निकाल के अलग दिखा रहे हैं, तो तब जाके प्रोपोर्शनेट वाला कैलकुलेट होता है. इन सच इशू रिवाइज कैरिंग अमाउंट, ठीक है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन विल बी एज फॉलोज गाइस. ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 250 है, इसने यही किया, इसने प्रोपोर्शनली निकाल लिया. ठीक है, इसने प्रोपोर्शनली निकाल लिया. ये मान लिया कि भाई हम रीस्टेट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, है ना. तो इसने क्या किया, एज अ परसेंटेज निकाल लिया. परसेंटेज कैसे निकलता है मैं आपको बता देती हूँ. क्योंकि 150 से बढ़ा है ना कैरिंग वैल्यू, तो आपकी 150 से बढ़ी है, माइनस कितनी थी, ठीक है 120. कितना होगा, परसेंटेज निकालो 30. ठीक है, 150 में से गए आपके कितने हो गए, 120. ये निकल गया 25%, है ना, ये निकल गया आपका 25%. ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो भी आपकी क्रॉस कैरिंग अमाउंट था, कितना था आपका, 200 था, तो 200 को क्या करोगे, 25% से बढ़ा दोगे, कितना हो जाएगा आपका, 250 हो जाएगा. 25% मतलब 50 रुपये से बढ़ा दोगे, है ना. ऐसी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, ये बढ़ा दोगे. तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी आपकी, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी आपकी, एक मिनट, यहाँ पे अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो 80 थी, है ना. तो 80 का आप क्या करोगे, 80 मल्टीप्लाई 25%, कितना हो गया इसका, 20 रुपये हो गया. तो 20 रुपये से आपका बढ़ जाएगा, तो 100 रुपये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बढ़ जाएगी. ठीक है, 100 रुपये से वो 50 रुपये से कितना, 80 20 रुपये से बढ़ाया था ना हमने, हाँ, तो 20 रुपये से बढ़ा दिया, है ना. तो आपका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ गया, पी अंडर पीपी भी बढ़ गया, तो पीपी डेबिट हो गया 50 रुपये से, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, बाकी रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला गया. तो रीस्टेट अप्रोच के केस में ये करते हैं. ठीक है, इन्होंने रीस्टेट माना तो रीस्टेट ये करना पड़ेगा हम लोगों को. ठीक है, ठीक है, ग्रोइज प्रॉब्लम रीस्टेट डेप्रिसिएशन चार्ज वुड बी 25 रुपये पर एनम. ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, क्या लग गया, ग्रॉस ब्लॉक रीस्टेट हो गया तो डेप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा, 250 डिवाइडेड बाय 10, 250 डिवाइडेड बाय 10 सालों के लिए थी ना मशीन, तो 250 डिवाइड बाय 10, ऐसे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे इसमें. ठीक है, ध्यान रखना. तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है, प्लांट एंड मशीन से 25 रुपये कम कर दोगे ना, तो अगर 25 आप लाख कम कर रहे हो प्लांट एंड मशीन, तो प्लांट मशीन क्रेडिट तो होगा, है ना, और एक्युमुलेशन में डेबिट होगा. इसे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेटेड अगेंस्ट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स. ठीक है, अब ये नेट कैरिंग वाला अप्रोच वाला यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एक मिनट, शायद हम क्वेश्चन को, एक मिनट, इन्होंने दोनों अप्रोच यूज़ की हुई हैं एक्चुअली. एक तो इन्होंने नेट कैरिंग अमाउंट भी यूज़ किया हुआ है, रीस्टेट वाला भी अप्रोच यूज़ किया हुआ है ना. एक मिनट, ये हमारा रीस्टेट पढ़ लिया, बी वाला इन्होंने क्या किया, नेट कैरिंग अमाउंट यूज़ किया हुआ है. तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले एलिमिनेट की जाती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन
को डेबिट कर देते हैं और पीपी को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि एसेट को कम करना है ना भाई, हमें नेट कैरिंग अमाउंट चाहिए। तो ये करते हैं। अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट दैट इज अकाउंटेड इन अकॉर्डेंस विद 16। इन दिस केस ग्रोइंग कैरिंग अमाउंट रीस्टेट टू 50 टू रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेट इज 0। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी हो गया 80 रुपये 80 रुपये, फिर प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गया, हमने 30 रुपये से बढ़ा दी, तो प्लांट एंड मशीन डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जो कि हम ऊपर बात कर रहे थे आंसर में, है ना। डेप्रिसिएशन क्या होगा उसके बाद ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा उसके बाद गाइस, since the revalued amount and revised the useful life to be considered is the remaining useful life of the asset, resulting in same depreciation charge of 25 रुपये। तो 25 रुपये हमने निकाल लिया था 150 डिवाइड बाई 6 करके, तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी डल गया था। ठीक है, तो उन्होंने दोनों अप्रोच से आंसर निकाला बेसिकली, है ना। अब हम 10 क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं गाइस। 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक काम करते हैं, ये लंबी वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, हम 10, 11 और बाकी के जो 1-2 क्वेश्चन हैं वो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस इवनिंग, थैंक यू। ओके।